ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस रिपीटेड 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस रिपीटेड 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ये हमारा महा रिविजन सेशन है और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा जरूर देखिएगा। और देखिए, ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 14 हमने आज कवर कराया हुआ है। 1 से लेकर के 14 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। एक टेस्ट और रह गया है, जब होगा तो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। फ्रेंड्स जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स जरूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस रिपीटेड 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, बिहार पुलिस रिपीटेड 200 स्पेशल क्वेश्चन है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें 300 महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इसमें जीके, साइंस, हिंदी और अंग्रेजी के भी प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, टोटल यहाँ पर 300 प्रश्न है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक बार सभी लोग फ्रेंड्स प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, इस तरह के सेशन बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 पे आते हैं। थोड़ा सा मैं और जूम कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिएगा, पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और देखिए, इस टेस्ट को पूरा लगाइए, यानी कि 300 प्रश्न को पूरा लगाइएगा और ईमानदारी से आप अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रश्नों की संख्या यहाँ 300 है, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा होगा, आप लोग उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा कि दूसरा प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था डांडी यात्रा से, डांडी मार्च से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा 1930 डांडी मार्च। गांधी जी ने जो है डांडी मार्च स्टार्ट किया था कब, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को इन्होंने साबरमती आश्रम से डांडी यात्रा शुरू किया था और डांडी पहुंचे थे ये 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है ना, 6 अप्रैल 1930 को। और सांकेतिक रूप से नमक बना करके नमक कानून इन्होंने भंग किया और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। नाम का नॉन अलाइंग मूवमेंट पूछा जाएगा कि इसका पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा 1961 में बेलग्रेड में। कहाँ पर? 1961 में बेलग्रेड में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली में 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया। बताएंगे सभी लोग कि दिल्ली में 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था। तो फ्रेंड्स इनको कहाँ पर? तो रंगून भेजा गया था, ठीक है ना। रंगून यानी कि उस समय बर्मा कहलाता था, अब ये म्यांमार कहलाता है, ठीक है ना, जहाँ पर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि जैव विविधता शब्द जो है किसने दिया था। जैव विविधता शब्द ये किसने दिया था। तो देखिए, जैव विविधता शब्द जो है ना, ये वाल्टर जी रोजन ने दिया है। वाल्टर जी रोजन ने दिया है 1986 में, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। अच्छा, एक इकोसिस्टम शब्द है, एक पारितंत्र है। तो अगर पूछा जाएगा कि पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो एजी टांसले ने किया था। किसने किया था? एजी टांसले ने किया था। एजी टांसले ने किया था, यह भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एजी टांसले ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो फ्रेंड्स सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था।
ये इसके अस्थाई सदस्य थे, अस्थाई अध्यक्ष थे, ठीक है ना, बट ये पहले अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अच्छा, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स ये आपका आइरिस है। आइरिस को परितारका भी कहा जाता है, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आइरिस राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र को सुमेलित करना है। पवन और उनके प्रवाह क्षेत्र, तो देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ, खमसिन जो है ना ये मिस्र का है, और हरमटन जो है ना, हरमटन पश्चिम अफ्रीका। तो यहाँ पर पहले देखिए तीसरा का ए और चौथा का बी कहाँ पर दिया गया है। तीसरा का ए और चौथा का बी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले में, ठीक है ना, तो यही वाला मिलान सही होगा। देखिए पहला का हो जाएगा सी, बोरो इटली में, और मिस्ट्रल जो है ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, तो फ्रांस में, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, खमसिन मिस्र का है, याद रखिएगा। और हरमटन जो है ना ये पश्चिम अफ्रीका, और हरमटन को आज ही सेट में दिया गया था कि किसको डॉक्टर हवा कहा जाता है, डॉक्टर हवा कहा जाता है इसी हरमटन को, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइएगा इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ स्थानांतरित कृषि दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो दीपा जो है ये छत्तीसगढ़ का है, ये सही है, छत्तीसगढ़ में भी है, और इसको अंडमान निकोबार में भी कहा जाता है, तो ये आपका करेक्ट दिया गया है, ठीक है ना, दीपा। उसके बाद देखिएगा पामलू दिया गया है, तो पामलू मणिपुर ये भी करेक्ट है, झूम असम ये भी करेक्ट है। बेबर जो है ना बिहार ये गलत दिया गया है, बेबर, ठीक है ना, बेबर जो है ना इसको मध्य प्रदेश में बेबर कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि को, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा मध्य प्रदेश में कहा जाता है। तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन डी। उसके बाद देखिएगा कि रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है। अच्छा, रॉकेट जो है ना ये किस कार्य प्रणाली पर आधारित है, तो ये फ्रेंड्स न्यूटन की गति का तीसरा नियम और संवेग संरक्षण पर, दोनों याद रखिएगा। न्यूटन की गति का थर्ड लॉ जो है उस पर आधारित है, और संवेग संरक्षण पर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है संवेग के संरक्षण पर, बट आप न्यूटन का थर्ड लॉ भी याद रखिएगा। देखिए जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, तो वह अविलंब से दूर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और उसकी गति भी बढ़ जाती है, और उसकी गति भी बढ़ जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार क्या है। अच्छा देखिए संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, बट आपको याद होगा 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, 1978 में, इसके द्वारा इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसको कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया था अनुच्छेद 301 के अंतर्गत। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में फंडामेंटल राइट जो है 6 हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सही क्रम चुनना है। तो इसमें से देखिए सही क्रम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कोशिका होगा, यह जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कोशिका के बाद उत्तक होगा, उत्तक के बाद अंग होगा, और अंग के बाद अंग प्रणाली होगा। तो यहाँ पर देखिए कोशिका, उसके बाद उत्तक, अंग और अंग प्रणाली। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, उत्तकों के समूह को अंग कहा जाता है, और अंग मिलकर के पूरा एक अंग प्रणाली बनाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज दोनों याद रखिएगा। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है ना। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। अच्छा ज्योतिबा फुले ने जो है किसकी स्थापना किया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होता है, बताइएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह जो होता है ये वेन्स में होता है। कहाँ पर होता है, सीरा में होता है। अंग्रेजी में इसको हम लोग वेन्स बोलते हैं, वेन्स में होता है, ठीक है। और धमनी जो होती हैं जिसको आर्टरीज बोला जाता है, हृदय से रक्त को दूर ले जाती हैं, जबकि सीरा हृदय की ओर रक्त वापस लाती है। तो हृदय की ओर विपरीत प्रवाह, हृदय की ओर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना, तो सीरा होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है। रेडियो संचार में, तो रेडियो संचार में ये आयन मंडल करेगा, ठीक है ना। क्षोभ मंडल आपको पता है जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है इसी क्षोभ मंडल में होती हैं, जैसे कि बारिश, गर्जन, बिजली चमकना, ये सब यहीं पर होता है। समताप मंडल जो होता है ये वायुयान उड़ाने की सबसे आदर्श दशा इसमें पाई जाती है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो फ्रेंड्स दिल्ली में लाल किले में, अच्छा लाल किले का निर्माण तो शाहजहां करवाया था, बट इसमें मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला सही है। तो देखिए पादप, उसको खाया टिड्डा, टिड्डा को खा गया पक्षी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। अब यहाँ पर शब्द लगा लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः किस गैस से होता है। तो मुख्यतः जब आप वर्ड लगा लेंगे तब यहाँ पर CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कि शुष्क बर्फ कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा उपयुक्त हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, जलवाष्प, ओजोन, ये सब उत्तरदायी होता है, ठीक है ना, बट मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद देखिए वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए जो नाखून पर देखते हैं स्याही लगा होता है, वो सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होता है, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। 368 का संबंध जो है फ्रेंड्स ये संविधान संशोधन से है, आपको याद होगा संविधान संशोधन से है, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया इसको, तो फ्रेंड्स इसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि जोते हुए खेत, यहाँ जीते नहीं बनाइए, जूते हुए खेत, ठीक है ना, जूते हुए खेत का प्रमाण जो है ये सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है। तो देखिए जो जूता हुआ खेत है इसका प्रमाण जो हुआ ना, ये आपका मिला है कहाँ से, तो कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये राजस्थान में पड़ता है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। अच्छा देखिएगा कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है और यह प्रकाशवर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने के बाद अधिकतम विचलित होती है। अब देखिए श्वेत प्रकाश की जब किरण कांच के प्रिज्म पर पड़ेगी तो ये कितने रंगों में विभक्त हो जाएगी, तो फ्रेंड्स ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। कितने रंगों में, 7 रंगों में। जिसका तरंग दर सबसे ज़्यादा होता है वह सबसे कम विचलित होगी, यानी कि लाल का तरंग दर सबसे ज़्यादा है तो लाल जो है न्यूनतम विचलित होगा। यहाँ पर अधिकतम पूछा गया, तो यानी कि तरंग दर वैगनी का सबसे कम होता है, इसीलिए ये अधिकतम विचलित होगा। क्लियर है। अच्छा एड्स एक जनित रोग है, तो एड्स जो होता है ये वायरस से होता है, विषाणु से होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है, स्थान आवंटन से संबंधित है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन से संबंधित है, चौथी अनुसूची, ठीक है ना। ये छठी अनुसूची बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है आपको याद रखना है 4 राज्यों का नाम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो है ये छठी अनुसूची है। उसके बाद देखिएगा किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका था 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। इसका उद्देश्य था तीव्र, अधिक और समावेशी और सतत जो है वृद्धि, और ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। 2012 से लेकर के 2017 तक इसका कार्यकाल रहा था, ठीक है। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। योजना आयोग के स्थान पर आपको पता है कि नीति आयोग का गठन हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं। अच्छा दुग्ध शर्करा किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, फटाफट बताइए। तो देखिए दुग्ध शर्करा जो है ये लैक्टोज को कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा सबसे मीठी शर्करा एक पूछा जाता है, कौन सी है, तो याद रखिएगा सबसे मीठी शर्करा फ्रुक्टोज को कहा जाता है, फ्रुक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। देखिएगा 4 बौद्ध संगति का आयोजन दिया गया है, इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले आपको पता है कि राजगृह में हुआ था अजातशत्रु के समय में, दूसरा वैशाली में हुआ था, ठीक है ना, कालाशोक के समय में, तीसरा जो है पाटलिपुत्र में अशोक के समय में, और चौथा कनिष्क के समय में कुंडल वन में हुआ था। तो 2, 1, 4, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा लेख यानी कि रिट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, कौन सा रिट है। अच्छा टोटल 5 प्रकार के रिट हैं और सुप्रीम कोर्ट को जो है आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत, याद रखिएगा। और देखिए कौन सा इसमें से रिट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स ये आपका कौन सा है, तो ये आपका प्रतिषेध रिट है। तो यहाँ पर प्रतिषेध राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है। एस्किमो जनजाति, तो एस्किमो जनजाति जो है ना ये उत्तरी अमेरिका में निवास करती है, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका में। साथ ही साथ देखिए अलास्का, कनाडा, न्यूफाउंडलैंड, इन सब जगह पर ये निवास करती है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है क्यों। तो भीतरकनिका जो है ना ये आपका उड़ीसा में पड़ता है और फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध है कछुओं के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पलासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था। पलासी युद्ध के पश्चात, पलासी का युद्ध हुआ था कब, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 1757 में। और पलासी युद्ध के बाद मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था, मिर्जाफर को बनाया गया था। और देखिएगा मिर्जाफर को जो है ना ऐसा कहा जाता है कि ये कठपुतली नवाब था, ठीक है ना, अंग्रेजों के हाथ का एक कठपुतली था। उसके बाद देख लीजिएगा कि पलासी युद्ध के पश्चात वही क्वेश्चन है फिर, ठीक है ना। अच्छा देखिएगा कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था। डाक संशोधन विधेयक में बताइए फ्रेंड्स, तो डाक संशोधन विधेयक 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने जो है पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसमें से आप देख सकते हैं अरावली है, ठीक है ना। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसमें से आप देखेंगे अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो नर्मदा गिरती है। नर्मदा और ताप्ती ये अरब सागर में गिरती हैं और ये आपका याद रखिएगा ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये किसका निर्माण करती हैं, ये एस्चुरी का, ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है सब, ठीक है ना। उसके बाद देखिए राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है। राज्यसभा में कितना है, तो 35 वर्ष है, सॉरी राज्यसभा में 30 वर्ष है, राष्ट्रपति राज्यपाल का 35 वर्ष है और लोकसभा में 25 वर्ष है, विधानसभा में भी 25 वर्ष है। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है। कलिंग युद्ध के बाद बताइएगा, तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक के परिवर्तन को शिलालेख 13 में दर्ज किया गया है। यह शिलालेख अशोक के अभिलेखों में से एक है और उसके हृदय परिवर्तन और बौद्ध धर्म अपनाने की कहानी बताता है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की निम्नांकित कृतियों में से किस पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है, किस पर दूरदर्शन सीरियल बना हुआ है। तो ये है आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्लियर, ध्यान रखिएगा। अच्छा, टुवार्ड्स फ्रीडम एक इन्हीं की रचना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। अगर पूछा जाए कि टुवार्ड्स फ्रीडम किसकी रचना है, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये भी इन्हीं की रचना है, ठीक है ना। चलिए देखिए विलियम बेंटिक के द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, ठीक है ना, और भारत का ये पहला गवर्नर जनरल था, याद रखना है आपको, ठीक है ना। इसमें देखिएगा ठगों का उन्मूलन, कर्नल सलीमन के नेतृत्व में इसने ठगों का उन्मूलन किया था, सती प्रथा का अंत किया था, धर्म में परिवर्तन के कारण जो असमर्थता था उसको ये दूर किया था। बट दासता का अंत जो है, दासत्व का अंत ये हुआ था किसके समय में, तो फ्रेंड्स ये लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में उसने जो है 1843 में जो है भारतीय दासता अधिनियम पारित करके दास प्रथा को समाप्त किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विलियम बेंटिक के द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया। सेम क्वेश्चन है, कहीं कहीं जो है ना 2-3 प्रश्न जो है रिपीट हो गए हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो देखिए इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है, तो ये शुक्र ग्रह है, ठीक है ना। और देखिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, इसको जुड़वा भगनी, सांझ का तारा, भोर का तारा, इन सब के नाम से जाना जाता है। शुक्र के पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना, तो ये चंबल परियोजना का एक हिस्सा है, मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन से पादप समूह में दोनों बीजाणुभिद और युग्मभिद प्रावस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्तजीवी होते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में, ठीक है ना।
चलिए उसके बाद देखिएगा, ये प्रश्न ऑलरेडी सेट में मिल चुका है, फुल लेंथ सेट में ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट में मिल चुका है, ठीक है ना। अच्छा, पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। पाचन तंत्र के संबंध में देखिए, पाचक रस जो होता है ना, ये जटिल को सरल में जो है चेंज करता है। तो यहाँ पर दिएगा पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है, नहीं जटिल बना देगा तो सिर्फ पाचन होगा कैसे। तो यही कह रहा है कि पाचक रस जो है सरल पदार्थों को जटिल करता है, गलत है। और देखिए, अमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत तथा आहार नाल के संबद्ध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो यही वाला केवल एक आपका असत्य दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा, मिलान करना है। अब देखिए, इसमें से जो आपको आता है पहले आप मिला लीजिए। देखिए, यकृत आपको पता है सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, ठीक है ना। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, और आमाशय जो है ये आपका अम्ल का निर्मोचन करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 4, उसके बाद देखिए 4 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1, 4 2 3 1, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, श्वेत रक्त कणिका WBC अथवा कणिकाएं, मतलब श्वेत रक्त कोशिका का है या कणिका का है, निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, इनका कार्य क्या है, तो इनका कार्य है आपका श्वेत रक्त का रोगाणु का विनाश करना, ठीक है। और RBC का क्या कार्य है, तो RBC का कार्य है ऑक्सीजन का वहन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन निम्नलिखित में से किससे निर्मित होता है। तो कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली जो होता है ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। देखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और पूछा गया कौन सा कथन यहाँ पर सही है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, बिल्कुल इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये इसमें दोहरा झिल्ली होती है, इसके अपने DNA तथा राइबोसोम होते हैं, बिल्कुल सही है। और यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चारों सही दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा चारों कहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, क्या बिल्कुल ऑप्शन डी में दे रखा है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक O2 ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो अभी मैंने बताया ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन, तो RBC, ठीक है ना, RBC करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपरोक्त युग्म में से कौन सा सुमेलित है। देखिए, मैंने बताया था आपको कि RBC का एक अलग नाम होता है, WBC का भी अलग नाम है और आपका प्लेटलेट्स का भी अलग नाम है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपका कि RBC का नाम, तो RBC का नाम है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपका WBC का नाम है ल्यूकोसाइट, WBC का नाम यहाँ पर ल्यूकोसाइट है, और प्लेटलेट का नाम थ्रोम्बोसाइट है। तो यहाँ पर सही कौन सा है, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही दिया गया। तो केवल यहाँ पर 2 राइट आंसर है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से थकान का मुख्य कारण क्या है। तो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकाव होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसमें अतिरिक्त जो है रक्त भंडारित रहता है, जहां से कमी होने की स्थिति में रक्त का विमोचन होता है। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किसमें जो है रक्त भंडारित रहता है, जहां से कमी होने की स्थिति में रक्त का मोचन होता है। तो ये प्लीहा है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन A B होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होता है। देखिए, रक्त समूह कौन सा है जिसमें एंटीजन A और एंटीजन B दोनों मौजूद होता है परंतु उसमें जो है कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका रक्त समूह AB है, ठीक है ना। अच्छा, मेलियस हड्डी हमारे कान में कहाँ स्थित होती है। अच्छा, कान की हड्डी है मेलियस, स्टेप्स, इनकस और मेलियस। और स्टेप्स के बारे में आप जानते हैं ना, स्टेप्स जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है, ये कान की हड्डी है। स्टेप्स, मेलियस और इनकस ये 3 हड्डी है, ठीक है ना। पूछा गया कि मेलियस हड्डी हमारे कान की किस भाग की हड्डी है, मतलब कहाँ स्थित है, तो ये आपका मध्य कान का। चलिए उसके बाद देखिए, कोशिका क्या है। कोशिका क्या है, तो मैंने बताया था कि कोशिका जो है ना जीवन की सबसे छोटी और आपका संरचनात्मक इकाई है। एक तरह से कहिए बुनियादी इकाई है, जीवन की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई है, ठीक है, कार्यात्मक इकाई है। देखिए, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव जो है ये किसने दिया था, तो फ्रेंड्स ये दिया था किसने, तो ध्यान रख। तो देखिए, कोशिका सिद्धांत दिया था किसने, तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। और बाद में जो है विर्चोव ने जो है थोड़ा सा दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सारांशित नहीं है।
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टमाटर में पाया जाने वाला एसिड सिट्रिक एसिड। तो देखिए टमाटर में हमने पढ़ा ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, बट थोड़ा बहुत इसमें सिट्रिक एसिड भी होता है, खट्टा लगता है टमाटर। और हमने पढ़ा कि खट्टे जो पदार्थ होते हैं जैसे कि नींबू, संतरा, इन सब में भी पाया जाता है, तो कुछ हद तक ये ठीक है। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं, एक ही इसमें से सुमेलित नहीं है, यह है टमाटर में पाया जाने वाला एसिड फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक नहीं पाया जाता है, बाकी ये सब जो है सुमेलित हैं। तो इसको हम मान के चलेंगे कि ये भी थोड़ा बहुत सुमेलित है ही है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड कहीं ना कहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन बी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉपर उत्तर होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न कर लें, मतलब एक तरह से कि सही मिलान नहीं है। टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल, तो टमाटर में मैंने बताया था आपको ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, तो यही गलत दिया गया है, ठीक है ना। टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल फॉर्मिक एसिड भी नहीं है, बीज में पाया जाने वाला एसिड, ठीक है ना, तो ये टार्टरिक देखा है, बाकी मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए टार्टरिक एसिड जो पाया जाता है ना, ये इमली में पाया जाता है, कच्चा आम में पाया जाता है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ठीक है ना, सारांशित नहीं है, सही यही पूछा गया है, तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ होगा प्रश्न में। देखिए क्षय रोग जो है, क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस प्रतिरक्षण के लिए BCG वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो BCG के टीका की खोज किसने किया था? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है BCG टीके की खोज किसने किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये किया था किसने? तो कॉलमेट और ग्यूरिन ने किया है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, किसने किया है? कॉलमेट और ग्यूरिन ने जो है BCG टीके का खोज किया था, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक ग्रंथि का नाम बताएं जो अपने उत्पाद को वाहक नलिका में स्रावित करती है। तो वाहक नलिका, तो ये कौन सी ग्रंथि हो जाएगी फ्रेंड्स? तो आपको ध्यान रखना है ये ग्रंथि कौन सी होगी, तो ये आपका हो जाएगी बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है ना। तो बहिस्रावी ग्रंथि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बहिस्रावी ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करती है, बताइएगा। तो वह कौन सी ग्रंथि है? तो फ्रेंड्स ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? तो याद रखिएगा थियोफ्रेस्टस को जो है किसका जनक कहा जाता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स देखिए थियोफ्रेस्टस को जो है ना, इनको कहा जाता है आपका किसका जनक? तो इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है ना, वनस्पति विज्ञान का। और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है ना, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले देखिए MS स्वामीनाथन हरित क्रांति, ये तो आपको पता है, तो देखिए ये वाला 2 ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन आपके हट गए, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर अब इनमें से कोई एक सही होगा, ठीक है ना। तो देखिए बीरबल साहनी की अगर हम बात करते हैं, बीरबल साहनी का, तो देखिए बीरबल साहनी की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा किससे? तो बीरबल साहनी का हो जाएगा आपका जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो आपके P माहेश्वरी हैं ये आपके भ्रूण विज्ञान हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए और केसी मेहता हो जाएंगे आपके पादप रोग विज्ञान, केसी मेहता पादप रोग विज्ञान, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, अगला प्रश्न कर लेंगे, किनमें से किसे जीव जगत की सभी प्रजातियों की द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है? तो ये किनको माना जाता है फ्रेंड्स, बताइएगा। तो ये माना जाता है कैरोलस लिनियस को, ठीक है ना। अच्छा देखिए कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया था? तो याद रखिएगा 6 जगत में। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नांकित में से देखिए कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, बताइएगा। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, तो फ्रेंड्स ये नील हरित सवाल है, ठीक है ना। अच्छा अगला प्रश्न है जीवाणु कोशिका के कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? जीवाणु कोशिका के कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो देखिए जो सबसे बाहरी परत है ना उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस पादप में विभेदित कार्य नहीं होता है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा किसमें? तो ये विभेदित शरीर नहीं होता है, विभेदित
शरीर नहीं होता है किसमें, तो ये थैलोफाइटा में। ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए फिर से मिलान करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो क्लोरोफाइसी है ना, यहाँ पर क्लोरोफाइसी, ये आपका क्या हो जाएगा, हरा शैवाल। ठीक है ना, क्लोरोफाइसी हो जाएगा आपका हरा शैवाल, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कट गया, बच गया ये। उसके बाद देखिएगा अगला है आपका फियोफाइसी, ये भूरा शैवाल है, ये आपका भूरा शैवाल है, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा रोडोफाइसी, रोडोफाइसी क्या हो जाएगा, तो रोडोफाइसी हो जाएगा लाल शैवाल। ठीक है ना, लाल शैवाल। और ये आपका साइनोफाइसी नील हरित शैवाल। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से पुष्पी और बीज धारण करने, पुष्पी और बीज धारण करने, ध्यान रखिएगा, वाले पौधे अर्थात फेनोरोगैम्स हैं, पुष्पोद्भिद। तो कौन सा फेनोरोगैम्स फूल और बीज देने वाला पौधा है, तो ये आपका जिम्नोस्पर्म है। उसके बाद देखिए फिर से मिलान करना है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, आप आसानी से बना लीजिएगा। पावर हाउस बोला जाता है, तो ऊर्जा निर्माण हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण, केंद्रक जो हो जाएगा आपका ये बी हो जाएगा, और लाइसोसोम कोशिका का पाचन तंत्र। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बस मिलान कर देना है, छूट गया है। देखिए खाली स्थान के कारण जड़ और तने के घेरे में वृद्धि होती है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये होता है पार्श्व विभाजोत्तक के कारण, यहाँ पर हो जाएगा आपका पार्श्व विभाजोत्तक के कारण। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है, यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए रंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए रंग जो हो जाएगा ये आपका वाष्प उत्सर्जन हो जाएगा। जाइलम जल का परिवहन, फ्लोएम यहाँ पर देखिए भोजन का परिवहन, और जड़ों के रोम जो होगा ये आपका जल अवशोषण हो जाएगा। मतलब आप पहले मिला लीजिए ना, क्या हो रहा है, रंग हो जाएगा आपका क्या 2, उसके बाद देखिए जाइलम हो जाएगा जल का परिवहन, उसके बाद देखिए आप फ्लोएम का देख लीजिएगा, तो ये आपका भोजन का परिवहन। 2 4 3 कहाँ पर दिख रहा है, 2 4 3 और 1, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका 1 हो जाएगा 3 का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल होता है, बिल्कुल। प्रकाश संश्लेषण पर्णहलित क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण से संबंधित है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण होता है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं, जल का ऑक्सीकरण होता है, तो ये सही दिया गया है, ये वाला ऑप्शन सी गलत है। चलिए उसके बाद देखिएगा फिर से मिलान करना। ऑक्सिन क्या है, तो ये पादप हार्मोन है, देख सकते हैं एक तरफ उनका कार्य दिया गया है। तो ऑक्सिन क्या करेगा, तो ऑक्सिन आपका हो जाएगा शिखर प्रधानता। जिब्रेलिन क्या करेगा, तो जिब्रेलिन आपका इसमें से, एक मिनट रुक जाइए, देखिए ऑक्सिन यहाँ पर हो गया आपका शिखर प्रधानता। एब्सिसिक जो होगा आपका ये हो जाएगा वृद्धि अवरोधक। ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिएगा कि साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, तो आप देखिए पहले साइटोकाइनिन सी जो है ना, सी का क्या 2 कहीं पर दिया गया है, तो सी का 2 देखिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, ये दोनों हटा दीजिए। अब 4 और 3 इन्हीं में से करना है, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, और जिब्रेलिन का हो जाएगा आपका कोशिका वृद्धि। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन। देखिए गलत चुनना है इसमें से, तो हम प्रोटीन जंतु और पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं, ये भी सही है। और हमारे शरीर का वजन का 15 से 20% हिस्सा प्रोटीन का होता है, तो यही वाला सही नहीं है। प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है, ये यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है ना। अच्छा यकृत ग्रंथि खाली दिया गया है, स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होता है। तो यकृत जो है ना, ये पित्त रस स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होता है। मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है, तो फ्रेंड्स ये 4.4% होता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन सा है, प्रतिरोधक क्षमता से, तो फ्रेंड्स ये लिम्फोसाइट हो जाएगा। अच्छा चलिए मिलान करना है एक बार। हृदय जो है क्या करता है, ये पंप करता है। हृदय क्या करता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हृदय पंप करता है। ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए धमनियाँ जो होती हैं, धमनियाँ आमतौर पर ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त का। ठीक है ना। और शिराएँ जो है ऑक्सीजन रहित जो है रक्त का। तो ए, सी और बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वह विकल्प चुनिए जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। परिसंचरण तंत्र के बारे में रक्त देखिएगा लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, सही है। वयस्क शरीर में देखिए 6.8 लीटर रक्त होता है।
देखिए 5 से 6 लीटर खून होता है, तो 6.8 हम मान लेते हैं कि होता है एक बार, ठीक है ना। चलिए, लाल रक्त जो होता है इसका जीवन काल मैंने बताया है कि 120 दिन तक होता है, ये भी सही है। और हमारे शरीर का भार का लगभग 17 से 18% ही होता है, ये 7 से 8% होता है। तो अगर इनमें सबसे उपयुक्त आंसर चुनना है, कौन गलत है, तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मानव वृद्धि हार्मोन्स किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। मानव वृद्धि हार्मोन तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। कि ये तो पिट्यूटरी से होता है, बट ये पिट्यूटरी के अग्रभाग से होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस आइलेट की बीटा सेल से, बीटा कोशिका से स्रावित होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इंसुलिन होता है कहाँ से, अग्नाशय से, अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा कोशिका से। चलिए, उसके बाद देखिएगा डीएनए के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है, कौन सा यहाँ पर सही दिया गया है, और यहाँ नीचे कूट का प्रयोग करके आपको सही आंसर चुनना है, ठीक है ना। बाकी दो ऊपर दिया गया है। डीएनए सभी जीवित जीवों का अनुवांशिक पदार्थ होता है, बिल्कुल करेक्ट है। डीएनए सभी खंड प्रोटीन संश्लेषण को कोडित करता है, ठीक है ना। डीएनए के सभी खंड, ठीक है, तो यहाँ पर सभी खंड नहीं करते हैं, क्लियर ना, तो ये गलत है। नाभिकीय डीएनए प्रति समानांतर चलने वाले 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से युक्त द्विकोंडित होता है, सही है। और डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ये भी सही है। तो पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा देखिए इधर ऑप्शन में दिया होगा कहीं ना कहीं, ऑप्शन सी में। अच्छा, चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रकाशित कौन सी पुस्तक विकासवाद के अध्ययन में से एक लैंडमार्क के रूप में चिन्हित है। तो आपको पता है ये द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस रोग को रूबियोला भी कहा जाता है, बताइए। तो रूबियोला कहा जाता है खसरा रोग को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। रूबेला भी इसको कहा जाता है, मिसल रूबेला आपने सुना होगा ना, रूबेला ध्यान रखिएगा। मिजल एक अलग बीमारी है, रूबेला एक अलग है, खसरा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेबीज जो होता है ना, ये जीवाणु से नहीं होता है, ये वायरस से होता है, ठीक है। अच्छा, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो देखिएगा यहाँ पर जो होगा मलेरिया क्लोरोक्विन, ये आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। बाकी देखिए आपका ट्यूबरकुलोसिस में बीसीजी का टीका दिया जाता है, ठीक है ना। देखिए, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। मायोपिया कहा जाता है निकट दृष्टि दोष को। अब निकट दृष्टि दोष को किससे ठीक किया जाएगा, तो अवतल लेंस से, और दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से। दीर्घ दृष्टि दूर दृष्टि दोष जो है उसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। देखिएगा कि जब ब्रेड ऊपर उठती है और फूलती है तो आटे में किस कारण हजारों बुलबुले बनते हैं। तो यह बनता है किसके कारण फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से, तो आप देखेंगे नील हरित शैवाल जैव उर्वरक है, क्रायोसोपा पीड़क नियंत्रण है, बायो 902 सरसों का सोमाक्लोन है, और यहाँ पर देखिए प्रोजोटोबैक्टर जो है ना, ये जैव कीटनाशी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आपका एजोटोबैक्टर बना लीजिएगा, यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा, एजोटोबैक्टर, ठीक है ना, एजोटोबैक्टर। ये जो होता है फ्रेंड्स, ये जैव कीटनाशी नहीं होता है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जैव उर्वरक है एक तरह का, एजोटोबैक्टर। चलिए, तो ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 का सफल परीक्षण कब हुआ था। तो देखिए चंद्रयान 3 का परीक्षण कब किया गया है। तो चंद्रयान 3 का परीक्षण आपको पता है कि 14 जुलाई 2023 को किया गया था, और चंद्रयान 1 का 2008 में किया गया है, ठीक है ना। 2008 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर 2008 में 22 अक्टूबर के दिन। देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है। तो देखिए यहाँ पर विजयवाड़ा में नहीं है, तारापुर महाराष्ट्र में है, नरोरा में है, रावतभाटा में है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। तो ये अग्नि 5 है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, तो आउटपुट डिवाइस होता क्या है। तो देखिए आपको याद रखना है, आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्लॉटर, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपका मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। तो बिल्कुल 1 बाइट में 8 बिट्स, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स। यहाँ पर देखिए 1 गीगाबाइट में 1024 किलोबाइट, ये आपका गलत दिया गया है। 1 गीगाबाइट में आपका होगा 1024 मेगाबाइट, मेगाबाइट होगा, मेगाबाइट, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, तो ये सही नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन में
क्लिपबोर्ड से कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? तो कॉपी करने के लिए आपका होता है CTRL-C और पेस्ट करने के लिए होता है CTRL+V। ठीक है। अच्छा, प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए अवश्य चाहिए, तो क्या चाहिए? तो फ्रेंड्स IP एड्रेस चाहिए। अच्छा, अपनी पहचान को गलत बता करके आपसे गोपनीय जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाते हैं? फ्रेंड्स, ये फिशिंग कहलाता है, फिशिंग ट्रिक याद रखिएगा। चार्ट GPT का विकास किसके द्वारा किया गया है? चार्ट GPT का विकास जो है ये किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये आपका किया गया है OpenAI के द्वारा, OpenAI के द्वारा किया गया है। ठीक है ना। चलिए, यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था? यूनेस्को के द्वारा भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया? तो फ्रेंड्स, ये अहमदाबाद को दिया गया था 2017 में। ठीक है। उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना राष्ट्र संघ लीग, मतलब यहाँ पर लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में हुआ था। ठीक है। 24 अक्टूबर को कब किया गया था? 24 अक्टूबर, और वर्ष पूछा गया है तो ये 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। अच्छा देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया खालिस्तान देकर कि UN की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वय करती है। तो फ्रेंड्स, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO है। स्थापना इसका 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है ना। और इसी कारण जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय से सही मेल को दर्शाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे WHO का जेनेवा गलत दिया गया है ना, ये इसमें से सही ऑप्शन बी है, गेट का जेनेवा में। ठीक है ना, ये वाला आपका सही दिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि त्रिपक्षीय समझौते पर निम्नलिखित में से किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? त्रिपक्षीय समझौते पर तो ये किया गया था जर्मनी, इटली और जापान के मध्य में, जर्मनी, इटली और जापान के मध्य में। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये बर्लिन में हुआ था 27 सितंबर 1940 को। ठीक है। चलिए, और इस समझौते को धुरी राष्ट्रों का गठबंधन भी कहा जाता है। बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? तो 16 दिसंबर 1773 को हुई थी, 16 दिसंबर को। और ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण माना जाता है। 7 वर्षीय युद्ध, यानी कि 100 वर्षीय युद्ध की बात हो रहा है, 100 ईयर्स वार बोल रहा है। ये आपका पूछा गया है किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1337 से 1453 के बीच में, 1337 से लेकर के 1453 तक। और ये हुआ था आपका 7 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ठीक है ना। अच्छा, एक 100 वर्षीय युद्ध भी है, 100 ईयर वार, ये भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ है। आगे पढ़ेंगे। बास्तिल जेल पर तीसरी रियासत के हमले ने किसको हवा दिया था? तो ये हवा दिया था आपका फ्रांसीसी क्रांति को, फ्रांसीसी क्रांति को। संयुक्त राज्य अमेरिका ने, देखिए खालिस्तान दिया गया है, में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था, बताइएगा। तो 1787 में। ठीक है। अच्छा, किस वर्ष जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को। उसके बाद देखिएगा कि वर्साई की संधि का उद्देश्य क्या था? अच्छा देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं वर्साई की संधि का, तो ये हुआ था 28 जून 1919 को। ठीक है ना। इसको आरोपित संधि भी कहा जाता है, जर्मनी पर यह थोपा गया था। और देखिए, दरअसल प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले राष्ट्रों के बीच शांति लाने के लिए यह वर्साई की संधि हुई थी। उसके बाद देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का तत्कालिक कारण क्या था? तो मैंने बताया था प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजो में हत्या, तो आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। रूसी क्रांति के दौरान राजा के रूप में किसने अध्यक्षता किया था? तो किसने किया था? जार निकोलस द्वितीय ने किया था। जार कहा जाता है रूस में राजा को, जार निकोलस द्वितीय। ठीक है। सोवियत समाजवादी गणराज्य USSR या सोवियत संघ का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स देखिएगा, सोवियत संघ का जन्म जो है ये आपका कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। ठीक है ना। 1922 में USSR का गठन 30 दिसंबर 1922 को हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करीब में 1921 ही दे रखा है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी? तो ये आपका हुआ था कहाँ पर? तो फ्रेंड्स, ये रूस में हुआ था, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए मिलान करना है। बोस्टन टी पार्टी अभी मैंने बताया 16 दिसंबर 1773 को, यानी कि पहला का बी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। पहला का बी हो गया। अच्छा, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी 3 मार्च 1918 को, यानी कि आपका दूसरा का सी हो गया। ठीक है ना। तो ये वाला सही दिख रहा है ना, ऑप्शन बी डी, पहला का बी,
दूसरा का सी, तीसरा का डी हो जाएगा। लॉन्ग मार्च 1934 में, ठीक है ना। और टेनिस कोर्ट का शपथ हो जाएगा 1789 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखी है। डिवाइन कॉमेडी दांते की रचना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि मोनालिसा किसकी कृति है। तो देखिए मोनालिसा जो है ना, ये लियोनार्डो दा विंची की कृति है, ठीक है ना, लियोनार्डो दा विंची की। मोनालिसा, द लास्ट सपर भी याद रखिएगा, द लास्ट सपर ये भी इन्हीं की कृति है, ठीक है ना। चलिए भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने किया था। तो वास्को डिगामा ने किया था, 1498 में समुद्री मार्ग की खोज किया था और भारत आया था। 100 वर्षीय युद्ध, आगे ना 100 ईयर वार्स, ये भी इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में हुआ था, ठीक है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कब किया गया था। तो ये 4 जुलाई 1776 को हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये कथन किसने कहा था। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये स्टेटमेंट जो है ये लुई 14वां का है, ठीक है। लुई 14वां करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था। तो वर्साई के शीश महल का निर्माण यही लुई 14वां ने करवाया था, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लुई 14वां करवाया था, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये तो 14वां लिखा गया है ना इस तरह से, बट यहाँ पर नहीं दिया गया। इनमें से कोई नहीं मान लीजिए, आप लुई 14वां सीधे याद रखिए ना, इनमें से कौन सा है नहीं है ये झंझट छोड़िए। चलिए वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। तो वाटरलू का युद्ध हुआ था, यह आपका नेपोलियन बोनापार्ट और जो अंग्रेज थे, मतलब इंग्लैंड वगैरह के समर्थक थे, उनमें हुआ था। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। और दरअसल जो है इसमें जो है इसको निर्वासित कर दिया गया था सेंट हेलेना द्वीप पर, जहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई थी 5 मई 1821 को। गौरवपूर्ण क्रांति, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ये कहाँ हुआ था। 1688 में हुआ था, ठीक है ना, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में। चले रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित है। तो ये बिस्मार्क से। अच्छा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था। तो ये जर्मनी ने किया था ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था। तो चेका का गठन जो है ना 1917 में लेनिन के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। तो लेनिन राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर नौसैनिक अड्डा पर कब आक्रमण किया था। तो पर्ल हार्बर पर जापान ने कब आक्रमण किया था। 7 दिसंबर 1941 को किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए थे। तो कब गिराया था फ्रेंड्स, 6 दिसंबर 1945 को और 9 दिसंबर 1945 को, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा। अच्छा झेलम का पुराना नाम क्या होगा। वितस्ता होगा। यहाँ पर मिलान करना है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मिलान करते हैं। तो 1 का 2 किस में है, हम लोग इसी से पकड़ लेंगे। 1 का 2 आप देख सकते हैं कहाँ पर दिया गया है, 1 का 2 इस ऑप्शन में है, ठीक है ना। अच्छा दूसरा का पहला हो जाए, बी का मतलब पहला हो जाएगा। बी क्या है तो देख लीजिएगा, बी जो है रावी, रावी को पुरुषनी कहा जाता है, क्लियर। रावी को क्या कहा जाता है, पुरुषनी कहा जाता है। और चिनाब को अस्किनी और व्यास को विपाशा, ठीक है। चलिए देखिएगा कि यहाँ पर बहुत संगतियों हुआ है, कूट का सही उत्तर चयन करना है। तो पहला हुआ था आपका राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में। तो मिला लीजिएगा इसको। देखिए फिर से मिलान करना है महाजनपद और राजधानी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, ठीक है ना। अच्छा कुरु की राजधानी कहाँ पर थी, इंद्रप्रस्थ थी। सूरसेन की मथुरा थी और अस्मक की पोतन थी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा राजानंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण क्या है। तो ये खारवेल कहाँ थी गुफा अभिलेख है, इसको याद रखिएगा। इसमें एक राजा नंद का उल्लेख किया गया है और ऐसा मतलब माना जाता है कि ये राजा कौन सा है, तो महापद्म नंद थे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है, धार्मिक समन्वय के बारे में। तो ये आपका कहता है 12वां शिलालेख, ठीक है ना। 12वां शिलालेख करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। तो हर्षवर्धन ने जो है ना प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, याद रखिएगा, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद उपन्यास लिखा है इसने, ठीक, मतलब नाटक लिखा है, संस्कृत नाटक नागानंद, ये तीनों याद रखिएगा। ये आपका किसका है, हर्षवर्धन की रचना है, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था। तो महमूद गजनी ने जो है 1025 पे इसका सबसे प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर गुजरात में आक्रमण था। मिलान करना है यहाँ पर
क्या है, भवन है, निर्माणकर्ता दिया गया है। तो देखिए सुल्तानगढ़ी की अगर बात करते हैं तो इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। देखिए 3 कहाँ पर दिया गया, ये कट गए, ये कट गए, इन्हीं में से कोई होगा। लाल महल का निर्माण, तो लाल महल का निर्माण किसने करवाया है, तो फ्रेंड्स गयासुद्दीन बलबन ने करवाया है, तो ये बलबन हो जाएगा। 3 और 4 दोनों में है। जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो जमात खान, देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक याद हो ही गया, और जमानत खाना आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें से आपका कौन सा राइट होगा, तो देखिएगा डी का दूसरा है, ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। चलिए, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो देखिए पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखा था कौन, तो फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क ने। इसने 1510 में जो है ना बीजापुर के सुल्तान को हरा करके गोवा को जीत लिया था, ठीक है ना। तो असली नींव इसी ने रखा था, अल्बुकर्क ने, ठीक है। देखिए हैदर अली ने 1755 में किस स्थान पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों की सहायता से किया था, तो ये कहाँ पर किया था, डिंडीगुल में किया था। डिंडीगुल याद रखिएगा। अच्छा देखिएगा कि जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने किस पर कब्जा कर लिया तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, तो जब मद्रास पर कब्जा कर लिया तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पद लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू की गई थी, पद्धति, ये पद्धति है, ठीक है ना। तो यही पूछा गया जिसके तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान किया जाता था। तो आपको पता है कि कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था। अच्छा, महालवाड़ी व्यवस्था अगर बात करते हैं तो महालवाड़ी का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है और रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक थॉमस मुनरो को माना जाता है। देखिएगा मिलान करना है धन निष्कासन का सिद्धांत, तो ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। स्वराज में ना जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 दिया गया है। पृथक सांप्रदायिक, ये आपका हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिएगा यहाँ पर 4-3-2 कहाँ पर दिख रहा है, 4-3-2-1 हो जाएगा। पृथक निर्वाचन क्षेत्र आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास, मतलब विधानमंडल में प्रवेश। पृथक सांप्रदायिक पद्धति, ये आपका मोहम्मद अली जिन्ना। धन निष्कासन दादा भाई नौरोजी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। देखिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो ये किया था आपका किसने, स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है ना। अच्छा देखिएगा राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार का स्थापना करने के साथ उसका संपादन किया था, तो इसमें से देखिए संवाद कौमुदी इनकी है, ठीक है। अच्छा, कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करना है। यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है, तो देखिए बाल गंगाधर तिलक एक चरमपंथी थे, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1886 में हुई थी, नहीं ये गलत है, 85 में हुई थी। तो वही पूछा गया, गलत कथन का चयन करना है। देखिएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार कर। अब चलिए एक एक करके पढ़िए। देखिए ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना गया। बिल्कुल, बेरेंटाइल सिरोल ने इनको जो है अशांति का जनक कहा है। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है और वे भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति थे। सही है, ये वाला जो है ये भी सही दिया गया है। और देखिए ये वाला जो है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। सबसे कम आयु के स्वतंत्रता सेनानी थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये सदस्य थे। तो 1, 2, 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अच्छा, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, मंदिरों को, ठीक है ना। तो देखिए यानी कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ है, तो सबसे पहले इसमें से अगर हम बात करते हैं तो किसका हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चौथा का, यानी कि ये वाला 4-3-1-2 मैं आपको बता रहा हूँ, 4-3-1-2 ये वाला क्रम सही दिया गया है, ठीक है ना। मिला लीजिएगा इसको। चलिए निम्नलिखित में से किसे भारतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है, तो ये किसको है, डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को है। सूरजकुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, ये कहाँ आयोजित होता है, तो फ्रेंड्स ये हरियाणा में होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न करेंगे कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कहा था कि सूर्य मध्य भाग में स्थित है और अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, यानी कि सूर्य सेंटर में है और बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना, ब्रह्मांड के केंद्र में है, निकोलस कोपरनिकस ने कहा था। अच्छा, सूर्य ग्रहण की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब, तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा जो है ना ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जब सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा, यहाँ पर देखिए चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में हो, ठीक है। चलिए देखिए ये पूर्णिमा का दिन होता है और देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में जोड़ने वाली जो है आपस में कौन सी रेखा मिलाती है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है ना।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा पृथ्वी की परतों का सही क्रम, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा मतलब क्रस्ट, भूपर पट्टी, क्रस्ट कहाँ पर दिया गया, क्रस्ट देखिए भूपर पट्टी, ठीक है। उसके बाद देखिए मेंटल, और उसके बाद आपका हो जाएगा कोरोड, कोर, ये आपका सही दिया गया, ठीक है। अच्छा देखिएगा गोल्डन क्रांति, तो ये बागवानी और शहद हो जाएगा। ग्रे क्रांति, तो ये आपको उर्वरक हो जाएगा। पीली क्रांति तिलहन, और काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान न्यायवादी का कर्तव्य है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, तो ये है आपका कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, ठीक है ना। आर्टिकल 76 में राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। सरकार का एडवोकेट जनरल होता है, महाधिवक्ता। देखिए राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है राज्यपाल। अच्छा कौन सी रिपोर्ट धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया, तो यह आपका है ब्रटलैंड रिपोर्ट। देखिए ब्रटलैंड रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग के द्वारा पर्यावरण और विकास पर इसको प्रकाशित किया गया था 1987 में। उसके बाद देखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला जो है प्रयास किसने किया था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने इन्होंने किया था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा 1866-67 में जो है, या 67-68 कह लीजिए, उन्होंने जो है इसका किया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा भारतीय राष्ट्र की गणना का पहला प्रयास, ठीक है, पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाँ अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अच्छा सबसे पहले देखिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी 2014 में। या आप सी का एक देखिए, सी का एक कहाँ कहाँ पर दिया गया, तो सी का एक मात्र एक इसी जगह पर है, ठीक है ना। 2014 में हुआ था मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत, यानी कि यही वाला आपका सही होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुरुआत ये हुआ था 2018 में। देखिए मिला के देखते हैं सही है कि नहीं, बिल्कुल डी है यहाँ पर 3, ठीक है, यही वाला आपका सही होगा। ये 2 कन्फर्म हो गया, यही वाला होना चाहिए आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में है, तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जो है ना ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको कि हम लोग सार्क बोलते हैं, ठीक है ना, सार्क का सदस्य देश पूछा गया है कौन सा, इसमें से जो है चुनना है आपको कूट में से। तो देखिए सार्क की अगर हम बात करते हैं ना तो आपको याद होगा कि सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में ढाका बांग्लादेश में। हेडक्वार्टर काठमांडू में है इसका, और इसमें भारत, उसके बाद बात करते हैं तो और कौन कौन से देश हैं, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसमें म्यांमार नहीं है। मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, भारत है 1 2 3 4, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए खाली स्थान दिया गया है भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है, तो इसमें से आपका पाक जलडमरू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे तो एंथ्रासाइड जो होता है ये उच्च किस्म का कोयला है, तो यहाँ निम्न श्रेणी का दिया गया, यही गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित का कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, भारत एक जो है उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, अक्षांशीय विस्तार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में देखिए कॉफ़ी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। अच्छा कॉफ़ी के लिए जो है ये आपका लेटेराइट मिट्टी है, ठीक है ना। कपास के लिए काली मिट्टी है। चलिए धान गेहूं के लिए जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है वह कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित में से 2 शहरों को जोड़ता है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। तो देखिए पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ये सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, सिलचर को पोरबंदर से, और उत्तर दक्षिण जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपको संविधान सभा की समिति और अध्यक्ष जो है आपको यहाँ पर बताना, ये क्या करना है, युग्म पर विचार करिए, और इसमें से सही आंसर आपको चुन करके बताना होगा शायद, तो ये यहाँ पर दिया नहीं गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा आपको पता है ना संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये JB कृपलानी थे, JB कृपलानी। तो हमको लगता है कि सही कौन सा होगा, तो मेरे लगता है यही होगा। अच्छा मौलिक अधिकारों की सलाह समिति के अध्यक्ष इसके समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, तो ये भी आपका सही दिया गया है,
ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित वर्गों में से किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया था। ध्यान रखिएगा इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे और अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर थे। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकता है। तो संयुक्त बैठक हो सकता है किस पर, बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये साधारण विधेयक पर हो सकता है, सामान्य विधेयक पर। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, बताइएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा किया जा सकता है, बताइए। तो देखिए संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा, ठीक है ना। चलिए निम्न में से देखिए कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिएगा राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्र वाला लोकसभा के प्रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधायिका के उच्च सदन विधान परिषद का गठन और इसकी समाप्ति की जा सकती है, बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये संसद द्वारा की जा सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भारतीय संसद हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रखा गया था। तो ये आपका आंतरिक जो है अशांति के आधार पर, यहाँ आंतरिक अशांति बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुसूचित जाति के लिए 338 और जनजाति के लिए 338A, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पंचायती राज समिति दिया गया है और वहाँ पर मिलान करना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अगर सबसे पहले बात करते हैं हम तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि हनुमंतराव समिति, तो यहाँ पर देखिए 1984 1983 भी आप ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर 84 दिया गया है, तो 3 ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अच्छा जीबी के राज समिति, तो ये 1985 हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया गया देखिए पहला। उसके बाद देख लीजिएगा ये पहला। उसके बाद देखिए अशोक मेहता समिति, तो अशोक मेहता समिति आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा, तो 5वां हो जाएगा 1978 में। अच्छा एल.एम. सिंघवी समिति, तो एल.एम. सिंघवी 1986 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा बलवंत राय 1957। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि सबसे प्राचीन काल से आरंभ करते हुए आयोगों के गठन का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें से, तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बाकी ऑप्शन दिया गया है और मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए योजना आयोग का गठन किया गया था कब, तो 1950 में, ठीक है ना। अच्छा निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, तो निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, इसका भी 1950 में, ठीक है। अच्छा वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1952 में, ठीक है। 1951-52 में, ध्यान रखिए 1951 के द्वारा किया गया था। और निवेश आयोग का गठन जो है, निवेश आयोग का गठन ये बहुत बाद में हुआ था, 2004 में हुआ था। एक विनिवेश आयोग है 1996 में और एक निवेश आयोग है 2004 में, ठीक है। तो निवेश आयोग सबसे लास्ट में होगा। सबसे पहले होगा आपका इसमें से देखते हैं 15 मार्च के दिन योजना आयोग का गठन हुआ था, 15 मार्च, ठीक है। उसके बाद आपका अप्रैल में हुआ था वित्त आयोग का गठन और जनवरी में हुआ था आपका किसका 25 जनवरी 1950 को योजना आयोग का गठन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो योजना आयोग ही आएगा ना, तो निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग और फिर निवेश, ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, तो ये चुनाव आयोग को है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का अधीन है, तो ये गृह मंत्रालय का अधीन है। उसके बाद देखिएगा मिलान करना है, पहला संशोधन जमींदारी उन्मूलन, 44वां हो जाएगा आपका संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था मौलिक अधिकार की सूची से, 86वां हो जाएगा शिक्षा का अधिकार और 103वां आर्थिक रूप से कमजोर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके स्थान के लिए किया है, तो ये योजना आयोग। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है, तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, ठीक है ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि वर्ष दिया गया है कि राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये 1900 कब किया गया था, तो 1900 आपको याद रखना 55 में, ठीक है। 2017 से परिचालन में एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर का नाम बताइए, तो 2017 से 1 जुलाई से जीएसटी लागू हुआ था,
ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। देखिए जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अवमूल्यन होगा तो निर्यात सस्ता हो जाएगा, ठीक है ना, निर्यात सस्ता हो जाता है। स्तंभ का मिलान करें, यहाँ पर मिलान करना। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा। धारिता का फैराडे हो जाएगा। प्रेरक का हेनरी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड्स ये किया था डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, ये न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये तीसरा नियम है। उसके बाद देखिएगा कि द्रव्यमान m वाली जो है एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है। गतिज ऊर्जा k है, तो k इक्वल टू है हाफ mv²। करें कि इसका वेग अगर दोगुना कर दें, तो वेग अगर इसका हम दोगुना कर देते हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो हाफ m4v² हो जाएगा। हमेशा इस हम 4 को बाहर रखेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा बता दीजिए? k है और v के साथ m, इसका अगर हम कह रहे हैं कि इसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर एक तक कोई मतलब है ही नहीं, 4k होना चाहिए, है ना फ्रेंड्स। चलिए 4 गुनी हो जा रही है ना। अच्छा देखिएगा कि पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। अच्छा देखिए गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो है सही कथन का चयन करना है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण जी का इकाई जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और यही त्वरण का भी इकाई होता है मीटर पर सेकंड इकाई। तो यहाँ पर देखिए पर सेकंड स्क्वायर। देखिए फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापा गया 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो देखिए इसको आप लोग निकाल लीजिएगा फार्मूला अगर आपको पता है तो। देखिए ये कितना फार्मूला होता है? तो C/100 होता है इक्वल टू K, यहाँ पर हो जाएगा आपका फ़ारेनहाइट में है ना, तो F - 32/180। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है ना। 10 और नीचे 18 है, तो यहाँ पर 200 फ़ारेनहाइट दे रहा है, तो 200 - 32 कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 268 हो जाएगा। अब देखिए 268 इधर 10 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और इधर आपका बटा में 18 आ जाएगा। तो एक एक करके इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना सेल्सियस में आ जाएगा बताइए? 268, सॉरी 268 नहीं 168 होगा ना। यहाँ 200 में से हम 32 घटाएंगे तो 168 आएगा, तो यहाँ पर 1680 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना आना चाहिए? यहाँ पर देखिए दो, इसको सॉल्व करेगा तो आ जाएगा 2 9 18, 2 8 16, 2 चौका 8, और फिर यहाँ पर 40 हो जाएगा। और फिर देखिएगा 9 9 81, ठीक है ना, 9 9 81, 3 आया गया तो 9 3 27, और फिर 3 93.3, ये ऑप्शन सी आ जाएगा ना। चलिए निम्नलिखित में से देखिए किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो ये माना जाता है परमाणु क्रमांक को, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक को। उसके बाद देखिए रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ये रेत और नेप्थलीन को ऊर्ध्वपातन के द्वारा। देखिएगा कि किस नियम के अनुसार एक आदर्श गैस का आयतन निरंतर दाब पर पूर्ण तापमान के अनुलोम अनुपाती होता है? तो फ्रेंड्स ये चार्ल्स का नियम है, ठीक है ना, ये आपका चार्ल्स का नियम हो जाएगा, चार्ल्स का नियम है। चलिए उसके बाद देखिएगा 199 नंबर। देखिए 199 नंबर है कि कौन सा कथन यहाँ पर जो है गलत दिया गया है? तो देखिए एक आवर्त सारणी में दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घटती है फिर बढ़ती है। दाएं क्या होती है कि पहले घटती है फिर जो है बढ़ती है, ये सही दिया गया है। आवर्त तालिका के समूह में नीचे जाने पर अधातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ती है, नहीं ये घटती है, तो ये गलत दिया गया है। तो आपका यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है सही गलत कौन सा है? तो ए सही है, बी गलत है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो फ्रेंड्स ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है, ठीक है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है उसमें? तो फ्रेंड्स उसमें मिलाया जाता है कार्बन। तेल या वसा के क्षारीय हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसको साबुनीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो इसमें से देखिए ऑर्गन को नहीं जाना जाता, बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, ओजोन, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। अच्छा रसिक प्रिया किसकी रचना? अब देखिए यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो रहा है, हिंदी भी है अंग्रेजी भी है। तो रसिक प्रिया जो है ना ये केशव दास की रचना है। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य के इस नाम से भी जाना जाता है,
तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है इनमें से? तो देखिए प्रेमचंद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं हुआ, जयशंकर प्रसाद को भी नहीं हुआ है, तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा। खान पान में कौन सा समास है? तो खान पान में द्वंद्व समास है। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शहर जो है ना ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए देसिल बवना सब जन मीठा तय तैसन जपवो अवहटा, ये है आपकी किसकी रचना? तो ये रचना है आपका विद्यापति जी की, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। मात्राज्ञा का सही संधि विकसित क्या होगा? तो मातृ प्लस आज्ञा होगा। उसके बाद देखिए आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आहा लगा हुआ है इसलिए विस्मयवाचक ये होगा। उसके बाद देखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो 33 हो जाएगा। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? तो गरीबों को वस्त्र दो, इसमें संप्रदान कारक है, को लगा हुआ है ना, संप्रदान कारक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो भीष्म साहनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है? तो देखिए इसमें से इलाचंद्र जोशी भी हैं ना, प्रेमचंद भी हैं, हरिवंश राय बच्चन भी, श्री राम शुक्ल भी हैं, तो मेरे ख्याल से सारे लोग हैं, ठीक है ना। अच्छा आग और राग जो है का कवि किसको कहा जाता है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, तो ये आपका मगही हो जाएगा। अच्छा राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो राम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल का नाम किसने दिया था? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 14 सितंबर के दिन, यहाँ पर दिया गया 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसको अपराह्न बोलते हैं। यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही, यहाँ पर देखिए ही, यहाँ ही बना लीजिए, ही क्या है? तो उसने ही काम किया होगा, ही जो है ना यहाँ पर निपात है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? तो सबसे पहले अमीर खुसरो ही हो जाएंगे। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगी होती हैं उसको क्या बोला जाता है? तो फ्रेंड्स उनको दीर्घ स्वर बोला जाता है, और इसे गुरु स्वर भी कहा जाता है, गुरु स्वर भी कहा जाता है, दीर्घ स्वर गुरु स्वर दोनों ध्यान रख लीजिएगा। चलिए हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसको मिला था? तो प्रथम व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला था, ठीक है ना, और प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? हरी घास पर क्षण भर बताइएगा। तो इसका रचनाकार है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, अज्ञे की रचना है, पूरा नाम है इनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? तो ये ब्रज भाषा है। अच्छा संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल में? संभव है कि, तो ये संभाव्य भविष्यत है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता जो है ना ये आपकी विद्यापति की रचना है, और ये रचना है किसकी, मतलब किस भाषा में? तो यहाँ पर देखिए अपभ्रंश दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक अहवट आपने पढ़ा भी होगा, अहवट। इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? तो देखिएगा कनक मतलब धतूरा होता है और सोना होता है, और मुझे नहीं पता है खजूर होता है कि नहीं, केस भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, आप लोग बताइएगा मुझे भी। वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? रोज देर से उठता है, तो इसमें आपका सामान्य वर्तमान है। देखिएगा कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध दिया गया है? तो ये वाला उज्ज्वल आपका करेक्ट लिखा गया है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, नहीं ये भी करेक्ट नहीं है, करेक्ट ये वाला है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग आपका क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? तो इन्होंने माना है आपका पृथ्वीराज रासो को, जिसे चंद्रबरदाई ने लिखा है, चंद्रबरदाई ने, ठीक है ना। अच्छा यशोधरा कैकई उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इनमें से हिंदी का वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना है? तो ये आपको पता है कि यह आपका देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता है, ठीक है ना,
रचनाकार चंद्रकांता के कौन है? देवकी नंदन खत्री। उसके बाद देखिए इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो राहुल संकृत्यायन है। अगला प्रश्न है कि इनमें से सेम क्वेश्चन हो गया, रिपीट हुआ है। इनमें से देखिएगा कि सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा क्या है? सर्वनाम की, तो सर्वनाम की क्या हो जाएगा उपयुक्त परिभाषा? संज्ञा के स्थान पर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कोई आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में मिला? तो फ्रेंड्स ये मलयालम भाषा के कवि को दिया गया था, ठीक है ना, जी शंकर कुरूप को। ध्यान रखिएगा, जी शंकर कुरूप को 1965 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? तो ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। निम्नांकित में से कौन सा उष्म व्यंजन है? तो उष्म व्यंजन होता है तालव्य स, मूर्धन स, दन स और ह। तो यहाँ पर देखिए ह दिया गया है, इन्हें भी याद रखिएगा। इनमें से देखिए बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बादल का नीरद हो जाएगा, नीरद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि सांप्रदायिकता की त्रासदी है? तो यह आपका है तमस उपन्यास, भीष्म साहनी का, तमस भीष्म साहनी का है, ठीक है ना। अच्छा, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, ठीक है ना, और एक होता है तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय दो हो जाएगा। अच्छा, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कर्मधारय समास है, ठीक है ना। परम है जो ईश्वर, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो देखिए इसमें से व्यास सम्मान जो है ये आत्मजयी को प्राप्त हुआ है, ये कुंवर नारायण की रचना है, ठीक है, और इसको 1995 में प्राप्त हुआ था, आत्मजयी को। इनमें से देखिए वीर रस के कवि कौन है? तो इनमें से अगर बात करते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक विशेषण। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या जो है स्वरूप है? तो राजभाषा के रूप में है, ठीक है। अच्छा, भारत के संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या, सेम क्वेश्चन है, राजभाषा है, राजभाषा, ठीक है ना। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स मोहन राकेश हैं, ठीक है। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि भारत विभाजन की त्रासदी है? तो ये आपका है कौन सा? झूठा सच, ठीक है ना, ये यशपाल की रचना है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अहवट में है? तो अहवट में 2 ग्रंथ हैं, ठीक है ना, ये कीर्तिलता है और एक आपका कीर्ति पताखा है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। चलिए पूर्व हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का, तो ये अर्धमागधी से हुआ है। अच्छा, तरल का विलोम शब्द क्या होगा? तो तरल का ठोस हो जाएगा। चलिए 259 नंबर देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? तो ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। वात्सल रस का सम्राट किसी कवि को कहा जाता है? तो ये सूरदास को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अथ का विलोम शब्द है? तो इति हो जाएगा। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक जो है ना ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। उसके बाद देखिए घास फूस में कौन सा समास है? तो घास फूस में आपका इसमें से द्वंद्व समास है। रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये मुंशी इंसाह अल्लाह खां की रचना है, इंसाह अल्लाह खां की, ठीक है ना। सर्वनाम के भेद इनमें से कौन नहीं है? सर्वनाम के भेद हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ठीक है ना। इसमें से देखिए गुणवाचक नहीं है। उसके बाद देखिए प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? तो देखिए ये अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र था, ठीक है ना। ये इनके जीवन काल में पूरा नहीं हो पाया था, बाद में इनके पुत्र अमृत राय ने इनको पूरा किया था। आजीवन में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। उसके बाद देखिए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो एक कर्तृवाच्य हो जाएगा, एक कर्तृवाच्य, ये क पूरा लिखिए, कर्तृवाच्य, एक आपका कर्मवाच्य और एक आपका भाववाच्य, ठीक है। चलिए हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये क के बाद आता है। उसके बाद देखिए मातृहंता में कौन सा समास है? तो मातृहंता में ध्यान रखिएगा तत्पुरुष समास है। इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला लिखा है किसने? तो फ्रेंड्स हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ब्राह्मी से किस लिपि का उत्पत्ति हुई है? तो देवनागरी लिपि की।
उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बघेली निकली है। चलिए अब अंग्रेजी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रोनाउन। तो इंटेंसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब होता है। अच्छा, जोफ्रा आर्चर द इंग्लैंड फास्ट बॉलर इज खालिस्तान दिया गया है देन एक्यूरेट, तो यहाँ पर इज मोर फास्ट होगा, मोर फास्ट देन एक्यूरेट, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, तो यहाँ पर देखिए प्लूरल में कौन सा है, तो यहाँ पर क्राइटेरिया हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए वाइल आई एग्री खालिस्तान है हिज प्रपोजल दिस टाइम आई डू नॉट ऑफन एग्री खालिस्तान हिम, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आई एग्री टू हिज प्रपोजल, ठीक है ना। दिस टाइम आई डू नॉट ऑफन एग्री विथ हिम, तो यहाँ पर टू और विथ का इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा, इफ आई हैड गॉन टू आगरा ही, यहाँ पर क्या होगा, द ताजमहल वुड हैव सीन, देखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द एंड का, एंड क्या है, मतलब एंड क्या है फ्रेंड्स, तो आपको याद होगा एंड जो है ना कंजंक्शन है, ठीक है। अच्छा, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ द स्पीच वर्ड, स्पीक क्या है, तो स्पीक वर्ब है। उसके बाद देखिए द क्या है, तो द जो है आर्टिकल है ए एन डी। चलिए चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ द स्पीच डांस, तो डांस भी वर्ब है। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच कनेक्ट्स वर्ड और ग्रुप्स ऑफ द वर्ड, जोड़ता कौन है, तो फ्रेंड्स ये इसमें से कौन सा जोड़ेगा, तो कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन। अच्छा, विच पार्ट ऑफ द स्पीच एक्सप्रेस ए माइल्ड और सडन ब्रस्ट ऑफ इमोशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये इंटरजेक्शन है, ठीक है ना, इंटरजेक्शन। विच पार्ट ऑफ स्पीच मॉडिफाइज ए नाउन, तो ये कौन करता है, तो ये आपका करता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यस्टरडे द प्राइम मिनिस्टर विथ ऑल हिज मिनिस्टर खालिस्तान दिया गया प्रेजेंट एट मीटिंग, तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर वाज का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर वाज का यूज होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा आई खालिस्तान देगा सीट इन द ट्रेन टुमारो एट दिस टाइम, तो यहाँ पर होगा आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, आई सैल भी हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आई वुड लाइक, तो यहाँ पर टू थैंक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सम ऑफ द एप्लीकेंट्स खालिस्तान दिया गया है टू फेस ए ग्रुप डिस्कस, यहाँ पर देख लीजिए अराउंड बिफोर बीइंग शॉर्ट लिस्टेड, तो यहाँ पर हैव का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, हैव का इस्तेमाल हो जाएगा। डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट, यहाँ अबाउट की होगा हाउ गवर्नमेंट वर्क्स। उसके बाद देखिएगा कि आई लाइक, यहाँ पर जेरेंड यूज करना है, तो आई लाइक गोइंग फॉर वॉक होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि ट्रांसपेरेंट का यहाँ पर अपोजिट पूछा गया, तो ओपेक होता है ट्रांसपेरेंट का। उसके बाद देखिए द न्यूज़पेपर इज खालिस्तान दिया गया है द कॉफ़ी टेबल, तो ऑन द कॉफ़ी टेबल हो जाएगा। अच्छा, थीप का यहाँ पर आपका प्लुरल क्या हो जाएगा, थीप्स हो जाएगा, ठीक है। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया इज, तो ये अरावली है, अंग्रेजी में पूछा जा रहा है तो अंग्रेजी में हम जवाब दे रहे हैं। वेयर डिड द राइट टू एजुकेशन कम इनटू फोर्स, यानी कि राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार कब फोर्स में आया था, तो 1 अप्रैल 2010 से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एनएक्साइटी, तो एनएक्साइटी का एंटोनियम जो है रिलीफ हो जाएगा, तो यहाँ पर रिलीफ दिया गया है। उसके बाद देखिए हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट, वन वर्ड है आपको बताना, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको इनफाइट बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, लिमिटलेस इसको बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए दे कैनॉट बी, द कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाता है इनएफेबल, क्या बोला जाता है, इनएफेबल बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा हैज सीन बेटर डेज, मतलब दिस कैमरा ऑफ माइन हैज सीन बेटर डेज, इसका मतलब है आपका इडियम फ्रेज है, ये आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है द ओल्ड एंड द पुअर कंडीशन, तो यहाँ पर देखिए इट इज़ इन पुअर कंडीशन, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हाँ पूरा 300 प्रश्न हो गया फ्रेंड्स। देखिए मैं पढ़ाने में इतना व्यस्त हो गया था कि पता ही नहीं चला 300 हो गया। सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर करिए।